एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस वीडियो के माध्यम से स्वागत है। हम लोग क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी कक्षा में फ्रांस की क्रांति जो अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और आपके विषय के लिए भी। फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति है जो विश्व पटल पर बहुत सा परिवर्तन लाती है। फ्रांस की क्रांति के पहले भी बहुत सी क्रांतियां हुई, लेकिन कुछ मामलों में यह प्रथम क्रांति रही। इससे पहले इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में, 1773 से 76 ईस्वी अमेरिका क्रांति हुई, लेकिन 1789 की यह फ्रांस की क्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस वीडियो में दो मुख्य कारण राजनीतिक और सामाजिक देखते हैं। फ्रांस की क्रांति इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 से 99 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया और एक गणतंत्र की स्थापना हुई और खूनी संघर्षों का दौर चलता रहा। आप सभी ध्यान रखिएगा, इसी फ्रांस की क्रांति में सर्वप्रथम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया, जो आगे चलकर विश्व के अनेक देशों ने अपनाया और अपने अपने संविधान के अंतर्गत भी रखा। और अंततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति के अनेकों मूल्यों का पश्चिमी यूरोप में तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। जैसा मैंने अभी बताया था आपको, इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का ह्रास हुआ, मतलब पतन हुआ, और नए गणतंत्र एवं उदार प्रजातंत्र बने। ये ध्यान रखना है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व के पटल पर जो परिवर्तन किया वह भारत की आज़ादी के लिए भी महत्वपूर्ण बना। बहुत कुछ सीखा विश्व ने इस फ्रांस की क्रांति से, इसीलिए यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि सबसे पहले राजनीतिक क्यों हुआ। राजनीतिक क्रांति में अगर देखें तो इससे पहले जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के जो चरण थे, तो अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति को 4 चरणों में देखा जा सकता है। पहला चरण 1789 से 92 ईस्वी तक, जो संवैधानिक राजतंत्र का चरण था। द्वितीय चरण देखेंगे तो पता चलेगा कि 1792 से 94 तक चला, जो गणतंत्रवाद का चरण था। तृतीय चरण देखेंगे तो 94 से 99 तक चला, जिसे उदार गणतंत्रवाद का चरण कहते हैं। चतुर्थ चरण देखेंगे तो पता चलेगा 1799 से 1814 ईस्वी तक चला, जो तानाशाही एवं साम्राज्यवादी चरण था, जो नेपोलियन का युग भी मान सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि नेपोलियन 1799 से प्रथम चांसलर बना और 1804 तक था और अंततः फ्रांस की गद्दी पर बैठा। राजनीतिक क्रांति को अगर देखें, जो राजनीतिक ये क्रांति है, फ्रांस की क्रांति में जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तो उसमें हमें पता चलता है कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, मतलब जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, जो राजत्व के दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। ये ध्यान रखिएगा, वहां के राजा अपने आप को मानते थे कि मुझे भगवान ने भेजा है, मैं भगवान के द्वारा ही यहाँ पर आया हूँ और भगवान ने ही मुझे इस कार्य को दिया है, इसलिए मैं किसी के अंकुश में नहीं रहूँगा। वह अपने आप को असीमित अधिकार प्राप्त वाला मानते थे। राजा स्वेच्छाचारी था स्वेच्छावादी था, किसी की नहीं सुनता था। 14वें लुई
के शासनकाल में निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पे थी और उसने कहा था मैं ही राज्य हूं, मतलब मैं ही राज्य हूं, कोई और नहीं राज्य है, मैं जो कहूंगा वही होगा, मैं ही राज्य हूं। वह अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाता था। उसने शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण राजतंत्र के पक्ष में कर लिया था, मतलब जो केंद्र बिंदु था राज्य का उसमें वही अपने लोग थे और जो स्वयं राजा चाहता था वही करता था। जनता की मांग पर ध्यान बहुत कम दिया जाता था। कूटनीति और सैन्य कौशल से फ्रांस का विस्तार किया। इस तरह उसने राजतंत्र को गंभीर पेशा बना लिया था। 14वीं लुई ने जिस शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया उसमें योग्य राजा होना बहुत ही आवश्यक था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी लुई 15वां एवं लुई 16वां बहुत ही अयोग्य थे। और लुई 15वां तो अत्यंत विलासी था, अदूरदर्शी था, निष्क्रिय शासक था। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय लुई 16वां वहां का राजा था और मैरिया अंतोनियत जो थी वो वहां की रानी थी। इन दोनों भी जो अदूरदर्शिता प्रदर्शित की लोगों के समक्ष, वह भी अत्यंत घिनौनी थी। यहां तक माना जाता है कि लुई 16वां जो था वो विलासिता में पूर्ण रहता था और रानी के हाथों में ही सत्ता थी। रानी तो यहाँ तक जनता से कहा करती थी कि जब जनता ने दरबार के सामने भीड़ लगाया तो उसने स्वयं इस बात को, रानी ने कहा जनता से कि अगर रोटी नहीं है आप सभी के पास तो केक खाइए। अब आप समझ सकते हैं कि रानी कितनी योग्य थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर देश की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचा दिया था इन लोगों ने। इसके बावजूद भी वर्साय जो फ्रांस में है का महल विलासिता का केंद्र बना हुआ था। उसने कहा था कि मेरे बाद प्रलय होगी और यही सत्य भी हुआ। लुई 15वें के बाद प्रलय ही आ गया था। लुई 16वां उस सत्ता को संभाल नहीं पाया था और अंततः मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग ने आंदोलन कर दिया। इस तरह देश की जो शासन पद्धति थी पूरी तरह से नौकरशाही पर निर्भर थी, जो वंशानुगत थी। मतलब अयोग्य व्यक्ति भी अगर राजा का लड़का है तो राजा ही बनेगा, चाहे वो अयोग्य हो, जो पतन, देश के पतन में एक कारक सिद्ध होता है। सैनिकों की भर्ती हो या अन्य कोई भी कार्य हो, सभी में वंशानुगत था। प्रशिक्षण का कोई भी नियम नहीं था। इन नौकरशाहों पर जो नियंत्रण लगाने वाली संस्था कोई मौजूद ही नहीं थी। इस तरह शासन प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी, निरंकुश हो चुकी थी, निष्क्रिय हो चुकी थी, शोषणकारी हो चुकी थी। व्यक्तिगत कानून और राजा की इच्छा कानून पर लागू होता था। फलतः देश में एक समान कानून संहिता का अभाव हो चला। विभिन्न क्षेत्रों में कानून का प्रचलन तो था, लेकिन अव्यवस्थित जटिल कानून होने के कारण जनता अपने ही कानून का ज्ञान नहीं हो पाता था, जिसके कारण धीरे धीरे जनता राजा के प्रति आक्रोशित होती चली गई और आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गई। ये ध्यान रखना होगा, ये सिर्फ फ्रांस की ही बात नहीं है, यह विश्व के अनेक देशों की बात थी उस समय 18वीं शताब्दी में। और यह भी ध्यान रखना होगा, फ्रांस में जो आंदोलन हुआ, मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई। जब अनेक देशों में ऐसी व्यवस्था थी तो फ्रांस में ही क्यों हुई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है पेपरों में, ये आपको ध्यान रखना हो। आगे देखते हैं। इस अव्यवस्थित, निरंकुश तथा संवेदनहीन शासन तंत्र का अस्तित्व जनता के लिए कष्टदायी बन गया।
मैंने बताया अभी आपको कि इन उत्पीड़क राजनीतिक परिस्थितियों ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की अराजकतापूर्ण स्थिति के बारे में यूं कहा जा सकता है कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। मतलब हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई व्यवस्था थी, बुरी हो या अच्छी हो। हम ये कह सकते हैं कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जैसे कहीं कहीं आप देखते हैं कि कहा जाता है कि यहां पर तो नाली है लेकिन गंदी है, लेकिन नाली ही नहीं है। यह भी जहां पर नाली नहीं है तो जो देश है, जो प्रशासन है, एक व्यवस्था पे चलता है। और फ्रांस में ना तो बुरी व्यवस्था थी ना ही कोई व्यवस्था थी। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ होगा, जैसे कोई साबुन होता है, आप जानते हैं, तो कुछ साबुन अच्छे होते हैं, कुछ साबुन खराब होते हैं, लेकिन साबुन होते हैं ना। ऐसे फ्रांस में साबुन था ही नहीं, मतलब व्यवस्था थी नहीं। और जब व्यवस्था नहीं थी तो कोई भी देश की शासन व्यवस्था चलने में परेशानी होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण तो देखा, सामाजिक कारण क्या थे जो क्रांति को उद्वेलित किए। किस कारण से? क्या समाज में भी कुछ कुरीतियां सामाजिक थीं? तो हाँ थीं। देखते हैं। क्रांति के कारणों को सामाजिक परिस्थितियों से भी देखा जा सकता है। फ्रांसीसी समाज विषम और विघटित था, अलग अलग था। वह समाज तीन वर्गों या उसको हम लोग फ्रांसीसी शब्दावली में कह सकते स्टेटस में विभक्त था। प्रथम स्टेटस में पादरी वर्ग आते थे। आप जानते हैं ना, जो चर्च के पादरी लोग होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में होता है पूजा पाठ करने वाले लोग पुजारी होते हैं, ईसाई में भी होते हैं, मतलब अलग अलग। तो चर्च के जो धार्मिक पदाधिकारी थे, पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। मैंने कई बार बताया है, कुलीन वर्ग का मतलब है धनाढ्य वर्ग, धनी लोगों का वर्ग है। और तृतीय स्टेटस जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जनसाधारण शामिल था। कृषक थे, डॉक्टर थे, मतलब जितने भी अन्य वर्ग के लोग हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, ये मध्यम वर्ग के अधीन आते थे, जिनको तृतीय स्टेटस के नाम से जाना जाता था। पादरी एवं कुलीन वर्ग को व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त था, मतलब बहुत अधिक पावर, सत्ता उनके पास थी। जबकि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है, जनसाधारण वर्ग, मध्यम वर्ग, वह अधिकार विहीन था। तो देखते हैं प्रथम स्टेटस के बारे में। पादरी वर्ग भी दो भागों में विभाजित थे। पहला उच्च एवं निम्न, दूसरा निम्न हो गया, पहला उच्च हो गया। तो उच्च वर्ग के पास अपार धन था, वह टाइथ। ये देखिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है, टाइथ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, टाइथ एक कर होता था। टाइथ नामक कर वसूलता था उच्च वर्ग का पादरी लोग, जो जनमानस शान शौकत एवं विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि बहुत कम हो गई थी। धार्मिक कार्यों में जो इनकी रुचि होनी चाहिए वह अत्यधिक कम हो गई थी। देश की जमीन का 5वां भाग चर्च के पास ही था और वे पादरी वर्ग चर्च की अपार संपदा का प्रयोग करते थे। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे, मतलब पादरी लोगों को देश में कर नहीं देना पड़ता था और उन्हें देश का 5वां हिस्सा उनके नाम होता था। ये ध्यान रखना है।
इस कारण से भी जनता बहुत परेशान थी और निम्न वर्ग की भी यही स्थिति थी, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं द्वितीय स्टेटस के बारे में। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेटस में शामिल था, मैंने बताया पीछे आप लोगों को। और सेना, चर्च, न्यायालय आदि सभी महत्वपूर्ण विभागों में इनकी नियुक्ति होती थी। एतदा के रूप में उच्च प्रशासनिक पदों पर भी इनकी नियुक्ति होती थी। मतलब कभी कभी उच्च प्रशासनिक पदों पर भी ये लोग नियुक्त कर लिए जाते थे और ये लोग किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूला करते थे और शोषण करते थे। लुई 16वें के कार्यकाल में इन लोगों की शक्तियां अत्यंत बढ़ गई थीं, जिसके कारण मध्यम वर्ग काफी परेशान हो चुका था और आंदोलन करने के लिए विवश हो गया था। तृतीय स्टेटस के लोग जनसाधारण वर्ग से संबंधित थे, जैसा मैंने अभी पीछे बताया, जिन्हें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इनके मध्यम वर्ग किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग, मतलब पढ़े लिखे लोग तो थे लेकिन कोई पावर नहीं थी, शामिल थे। इस वर्ग में भी भारी असमानता थी। इन सभी वर्गों की अपनी अपनी समस्याएं थी। ये सब वर्ग असमानता के कारण सामंतों और चर्चों के उच्च पदाधिकारियों से घृणा करने लगे थे। सामंतों का व्यवहार इनके साथ अपमानजनक था। इस वर्ग में कुछ लोगों के पास धन तथा योग्यता थी पर समाज में उन्हें प्रतिष्ठा नहीं थी। यह विषमता भी दूर हो सकती थी जब सामंती पिरामिड को खत्म कर दिया जाता फ्रांस से। तो ऐसे समय में इस तरह हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति फ्रांसीसी समाज के दो परस्पर विरोधी गुटों का परिणाम था। एक तरह राजनीतिक थी, प्रभावशाली थे वो लोग, और दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली वर्ग थे। देश की राजनीतिक और सरकार पर जो प्रभुत्व कायम करने के लिए इन दोनों वर्गों में संघर्ष अनिवार्य बन गया था। इस तरह से 1789 की फ्रांसीसी क्रांति समाज में असमानता के विरुद्ध एक संघर्ष का आह्वान कर दिया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा सामाजिक के बाद आर्थिक और दार्शनिक कारण।